गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं साकेत कौशिक आप सभी का ऐसा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा है सभी अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठंड का आनंद ले रहे होंगे, दावत का स्वाद ले रहे होंगे, क्लास में जुड़ जाएंगे। क्लास आपकी लाइव हो चुकी है, शाम के 7:00 हो चुकी है। जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे और क्लास को एक बार लाइक कर देंगे फटाफट से जुड़ने के साथ ही, और उसके बाद क्लास को शेयर कर देंगे। बस ये इतना सा कार्य आपका होता है, बाकी का काम क्लास में मेरा होता है, क्लास को एक्सप्लेन करना, उसका पोस्टमार्टम करना। पहला प्रश्न पत्र आज सभी के सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है, आंसर देने का प्रयास करेंगे फटाफट से, जल्दी से। पहला प्रश्न स्क्रीन पर, खरीफ की इनमें से किस फसल को भोजन और चारा दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन में आपके 4 दिए गए हैं, मक्का, बाजरा, ज्वार, गेहूं। इसमें से 2 प्रमुख ऐसी फसल हैं जिनको आप चारा और भोजन दोनों के रूप में ले सकते हैं, मक्का और गेहूं। परंतु खरीफ की फसल इसने पूछा कि खरीफ की कौन सी फसल होगी। गेहूं की बात करें तो गेहूं कैसी फसल हो जाती है, रबी की फसल हो जाती है। गेहूं कैसी हो जाएगी, रबी की फसल हो जाएगी। जबकि ऊपर की अन्य 3 जो फसल दी गई हैं, तीनों कैसी हो जाती हैं, ये तीनों खरीफ की फसल हो जाती हैं। कौन सी जी, खरीफ की फसल। खरीफ की फसल ये तीनों हो जाती हैं। इनमें से ही आपसे पूछ रहा है कि कौन सी फसल ऐसी है जिसको हम चारे के रूप में, हमने पशु चारे के रूप में और हम भोजन के रूप में इसको ले सकते हैं। तो मक्का इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है आप सभी का भी आंसर मक्का ही आया होगा। एक बार क्या है चेक कर लेंगे सही आंसर आपका आया या नहीं आया। इज दैट क्लियर। कुछ और फसलें हैं जो खरीफ की और रबी की आपसे पूछी जा सकती हैं, उनको भी आप लिख लेंगे। कौन कौन सी जी, खरीफ की फसल और रबी की फसल कौन कौन सी हो जाती है। देखिएगा, सबसे पहले बात करें किसकी, खरीफ की फसल। खरीफ 3 फसल तो आपको यही दे रखी है, कौन कौन सी हो जाएंगी, मक्का, बाजरा, ज्वार। मक्का, बाजरा, ज्वार, और हो जाएगा आपका मक्का, बाजरा, ज्वार, गन्ना, सोयाबीन। ये प्रमुख फसल हो जाती है खरीफ की। रबी की फसल में प्रमुख कौन कौन सी हो जाती है, एक तो आपकी गेहूं हो जाती है, गेहूं, चना, जौ, आलू, ये प्रमुख हो जाती है रबी की फसल। तीसरी आती है आपकी जायद। जायद में प्रमुख फसल हो जाती है हरी फसलें, जैसे आपकी तोरई, ककड़ी। कौन सी जी, तोरई, ककड़ी, यानी कि बेल वाली जो फसलें होती है वो किस में आ जाती हैं, जायद में आ जाती हैं। खरबूजा, तरबूज, खीरा, ये फसलें किस में आ जाती हैं, आपकी जायद में आ जाती हैं। जो खरीफ और रबी की फसल के मध्य में जिनको बोया जाता है वो कौन सी आ जाती हैं, आपकी जायद की फसल कहलाती हैं। आंसर आप सभी के सामने आ गया होगा, आपका भी आंसर आ गया होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। जल्लीकट्टू, वाह वाह, इसके ऊपर पिक्चर भी आई थी तमिल में, है ना। ये तमिलनाडु में एक उत्सव आयोजित किया जाता है जल्लीकट्टू। इसमें क्या होता है, भैंसों की लड़ाई का त्योहार होता है, यानी कि आपस में भैंसों को लड़ाया जाता है। सेकंड है पतंगबाजी का त्योहार है। पतंगबाजी के त्योहार प्रमुख रूप से 3 राज्यों में मनाए जाते हैं। एक पतंग उत्सव पंजाब में मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव आपका राजस्थान में मनाया जाता है, और तीसरा अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव गुजरात में मनाया जाता है। तीनों राज्यों को याद रख लेंगे पतंगों के लिए। उनकी तीनों की कल्चर कुछ कुछ सिमिलरिटी मिलती है, जैसे पंजाब हरियाणा में कुछ सिमिलरिटी मिलती है, उसी प्रकार से नीचे गुजरात में भी सिमिलरिटी देखने को मिलती है। मोमबत्ती जलाने का त्योहार, ये तो भाई साहब दीपावली होता है, हम अच्छे से जानते हैं, हम हर साल जलाते हैं। इसको नहीं पता होगा तो हमको क्या पता होगा। सांडों को काबू करने का त्योहार, पोंगल कह रहा हूं, जल्लीकट्टू एक त्योहार हो जाता है जिसमें सांडों को काबू करने का त्योहार मनाया जाता है। इसके ऊपर पिक्चर भी आई थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। जिसका भी सही आंसर आया ऑप्शन नंबर 4, उसका एकदम सही आंसर ये हो जाता है। यहाँ के कुछ अन्य प्रमुख नृत्य हो जाते हैं, नृत्य नहीं उत्सव हो जाते हैं, उनको एक बार देख लेंगे। मैं इनको रफ कर देता हूं। और तमिलनाडु के कुछ और हो जाते हैं। पोंगल,
पोंगल भी कहाँ का प्रमुख हो जाता है, यहीं का उत्सव हो जाता है पोंगल। कौन सा जी, तमिलनाडु के उत्सव पोंगल। एक हो जाता है आपका थाईपुसुम, या फिर इसको थीपुसुम भी कहते थे, थीपुसुम। एक होता है पुथुंड, पुथुंड, ये भी यहाँ का प्रमुख नृत्य हो जाता है। पुथुंड जो है, जो तमिलनाडु का नववर्ष मनाया जाता है, तमिलनाडु का नववर्ष कौन सा त्योहार हो जाता है, पुथुंड हो जाता है। आंसर आ गया होगा सभी का। तमिल नववर्ष के रूप में किसको मनाया जाता है, पुथुंड को मनाया जाता है। नववर्ष को लेकर के लगभग अधिकांश राज्यों में अलग ही उत्सव मनाया जाता है। ये कब आता है, चैत्र मास में जो नववर्ष आता है उसको ये सेलिब्रेट किया जाता है। इसका सही आंसर कौन सा था, चौथा इसका सही आंसर था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन फिट इंडिया आंदोलन के संस्थापक हो जाते हैं। फिट इंडिया से ये दोबारा क्वेश्चन पूछा गया है। इससे पहले पूछा गया था कि फिट इंडिया मूवमेंट कब शुरू किया गया था, फिट इंडिया मूवमेंट को कब प्रारंभ किया गया था। देखिएगा जी, फिट इंडिया मूवमेंट वर्ष 2019 के खेल दिवस के उत्सव पर आयोजित किया गया था। यानी कि उस समय क्या था, शुरुआत की गई थी, यानी कि 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत होती है। इसमें ऑप्शन क्या क्या देखेंगे, किरण रिजिजू वर्तमान में आपके कानून मंत्री हो जाते हैं। कौन से मंत्री हो जाते हैं जी, किरण रिजिजू कानून मंत्री। ठीक है जी। सेकंड ऑप्शन दे रखा अमित शाह, ये आपके होम मिनिस्टर हो जाते हैं, होम मिनिस्टर। और दूसरा हो जाता है सहकारिता मंत्री, ये सहकारिता मंत्री और होम मिनिस्ट्री, ये दोनों याद रख लेना। इससे प्रश्न आपको पूछा जा सकता है सहकारी मंत्री से। ये हाल ही में कुछ दिन पहले एक नया मंत्रालय गठन हुआ था सहकारिता मंत्री का। सुपूर्णा सतपथी, यही इसके संस्थापक हो जाते हैं फिट इंडिया मूवमेंट के। फिट इंडिया मूवमेंट में क्या था, हमको फिट रखने के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया गया था वर्ष 2019 में। कौन हो जाते हैं इसके संस्थापक, सुपूर्णो हो जाते हैं, सुपर्णो सतपथी। नरेंद्र मोदी आप जानती हैं हमारे प्रधानमंत्री हो जाते हैं, और कुछ अहम मंत्रालय इनके अधीन आ जाते हैं। मेरी आवाज सभी तक क्लियर पहुंच रही है, एक बार थम्स अप करके मुझे बता देंगे सभी की आवाज आ रही है, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपके पास तक आवाज पहुंच रही है। अगले प्रश्न पर चले, लीजिएगा, ये रहा अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस यौगिक में एक आयन बॉन्ड होता है। आयन बॉन्ड बताइए, बहुत ही अच्छा केमिस्ट्री का ये सवाल आपसे पूछा गया, आयनिक बॉन्ड। बाकी के जो तीन अन्य दे रखे हैं इनमें कौन सा बॉन्ड बनता, सह संयोजक बॉन्ड बनेगा, तीन में एक में आयनिक बंध मिलेगा। यानी कि जब एक धातु अधातु को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करती है, या फिर उनके आपस में क्या है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स होते हैं, जब बॉन्ड बनाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, तो उसको क्या बोला जाता है, आयनिक बॉन्ड बोला जाता है। सही आंसर इसका NaCl हो जाता है। एक्सप्लेन करता हूं कैसे। Na में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बोलोगे जी 11 का परमाणु क्रमांक क्या होता है 2 8 1। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 8 1 के अनुसार हो जाता है। प्लस Cl यानी कि क्लोरीन में कितने परमाणु होते हैं, परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका 17 होता है। 17 को हम किस प्रकार से डिफाइन करते हैं, 2 8 7। जब इनकी रिएक्शन करते हैं तो हमारा क्या बनता है, यहाँ NaCl बनता है, Na प्लस Cl माइनस, हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। यानी कि जब Na एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके Cl को दे देगा तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, Cl के ऊपर माइनस चार्ज आता है। जब कोई तत्व या फिर कोई भी तत्व धातु ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे, जब कोई इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, और जो एक्सेप्ट करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे हो जाएगा, Na के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 और 8। यानी कि अब इसने एक त्याग दिया, दे किसको दिया है, Cl को दे दिया है। तो Cl के पास अब कितने हो जाएंगे, 2 8 8। यानी कि इन्होंने क्या है अपने पूरे कंप्लीट कर लिया। तो इसी प्रकार के आयन को बोला जाता है, इसी प्रकार के बंधों को आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है जी। CH4 की बात करें, C के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अपने 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके बाद H4
सी की बाहरी कक्षा में बचेंगे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, ठीक है ना। जब ये बॉन्ड बनाएंगे एक H यहाँ लग जाएगा, एक H यहाँ आ जाएगा, एक ऊपर आ जाएगा, एक H यहाँ आ जाएगा, एक H का इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, एक यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और एक यहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा जब बना लेंगे कंप्लीट, तो ऐसे बॉन्डों को बोला जाता है सहसंयोजक बंध। इनको क्या बोला जाएगा, सहसंयोजक बंध। तो इसी प्रकार से CH4 में कौन सा बनेगा, सहसंयोजक बंध बनेगा। उसके बाद NaCH-Cl3, इसमें भी आपका 3 सहसंयोजी बंध मिलेगा, सॉरी 4 सहसंयोजी बंध बनेंगे, किसमें, ऑप्शन नंबर 3 में। और N2 में बात करें तो यहाँ पर 3 सहसंयोजी बॉन्ड बनता है। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया हो तो बता देंगे और अगले पृष्ठ पर चलते हैं। भारत और बांग्लादेश के प्रमुख उत्पादक हैं, यानी कि पहले नंबर पर भारत, दूसरे नंबर पर बांग्लादेश और तीसरे नंबर पर चाइना। तो ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है वो जिसमें हमारा ये सीक्वेंस फॉलो होता है। हम और बांग्लादेश पहले नंबर पर आ जाते हैं और चीन हमसे पीछे आ जाता है। बाजरा, बाजरा की बात करें तो भारत में सर्वाधिक उत्पादन, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन बाजरा का कहां होता है जी, भारत में होता है। बाजरा सबसे ज्यादा भारत में होगा जी। चाय की बात करें तो वर्तमान में चाय का भी सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है, भारत में ही होता है। चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में होगा। और क्या क्या दे रखा है, कॉफी, कॉफी की बात करें सबसे ज्यादा उत्पादन दक्षिण अमेरिका में होता है। कहां जी, दक्षिण अमेरिका, नहीं सॉरी दक्षिण अफ्रीका। कौन सा हो जाएगा, दक्षिण चलो इसको भी बताऊंगा, दक्षिण अमेरिका नहीं है, अफ्रीका नहीं है, हाँ ब्राजील। कौन सा हो जाएगा, ब्राजील। ब्राजील में हो जाती है कौन सा, कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन। और भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन और दूसरे नंबर पर बांग्लादेश, किसका हो जाता है, जूट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ओके सर, आ गया समझ में। चलें अगले प्रश्न पर। चलिए जी, ये आ गया अगला प्रश्न। दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की कौन सी भाषा थी। दिल्ली सल्तनत यानी कि अभी अभी भारत में तुर्क आक्रमण हुआ था, तुर्क के बाद आक्रमण हुआ था गौरी का, गजनबी का, उसके बाद में आती है दिल्ली सल्तनत, जिसको आप पहला दिल्ली सल्तनत का वंश हो जाता है गुलाम वंश। बाहर से आए हैं लोग, संस्कृत तो नहीं लाए होंगे, तुर्की भी नहीं लाए थे, उर्दू भी नहीं थी इनके पास, कौन सी भाषा लेकर के आए थे, फारसी। दिल्ली सल्तनत की प्रमुख भाषा कौन सी हो जाती है, फारसी। इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है जी, फारसी की टांग, है ना जी। दो जी, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने की घोषणा की गई है। इनमें से कौन है जिनको फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। वर्तमान में इनको 2023 तक के लिए चुना गया है, वर्ष 2020 में इनकी घोषणा की जाती है। गजेंद्र चौहान है, शेखर कपूर, महेश भट्ट या अनुपम खेर, कौन हो जाते हैं। देखिएगा, सही आंसर की बात करें तो शेखर कपूर इसके सही आंसर हो जाएंगे। द्वितीय ऑप्शन इसका सत्य आंसर हो जाएगा। द्वितीय ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। चलें जी, लीजिएगा अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस प्रकार के माल को, ध्यान से समझना प्रश्न को और सुनना और पढ़ना, सारे काम करना, वरना ये आधा पढ़ोगे आधा सर से गायब हो जाएगा क्वेश्चन। देखिएगा, किस प्रकार के माल को उपभोक्ता की दृष्टि से किसी अन्य उत्पाद के सदस्य, समरूप या तुलनीय माल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि कोई एक माल है, उसके समरूप या उसकी तुलना में तुलनीय मान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो उपभोक्ता की समान आवश्यकताओं को पूर्णतया या आंशिक रूप से पूर्ण कर सकते हैं। क्या आंसर होगा, पूंजीगत माल, कैपिटल गुड्स, उपभोक्ता माल, कंज्यूमर गुड्स, थर्ड है स्थापन्न माल यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स, चौथा ऑप्शन है मध्यवर्ती या अर्धनिर्मित माल, इंटरमीडिएटरी गुड्स। कौन सा सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा, उपभोक्ता को कोई माल नहीं मिला, कोई माल उसको नहीं मिला, उसके समरूप कुछ मिल गया या उसके समतुल्य कुछ मिल गया,
यानी कि मैं गया तो था क्लोजअप लेने, पास आउट वाला लेने, लेकिन पता चली कि उसके पास स्टॉक में नहीं है, खत्म हो गया। उसके समतुल्य मुझे तो भाई ब्रश करना है। एक महीने में पास आउट वाला गाना नहीं सुनना कहूँ, यानी कि मैं क्लोजअप नहीं करना कहूँ, मैं कौन सा कर लूंगा, पतंजलि वाला मिट्टी वाला टूथपेस्ट कर लूंगा, यानी कि मुझे उसके समतुल्य माल मिल गया। तो ऐसी चीजों को क्या कहा जाता है, स्थापन्न माल कहा जाता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स इनको कहा जाता है। क्लियर हो गया सर? यानी कि मैं लेने गया डब मुझे मिलानी, इस साल इस महीने क्या मेरी स्किन अच्छी नहीं रहेगी, मैं नंबर 1 साबुन उठा लाया, मैंने पूरे महीने उसी को लगा लिया। ये क्या होती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स इनको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर तृतीय इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न कहां हो गया भाई, वापस आओ, हाँ वापस आ गया। ये है इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही आंसर होगा। समझ में आ गया होगा भाई? ना आयो समझ में, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके छोड़ देना, मैं अलग से शॉर्ट वीडियो बना करके इनको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगले पृष्ठ पर चलते हैं। 17वीं लोकसभा में हिमाचल प्रदेश के कितने मेंबर्स हो जाते हैं? सीधा सीधा आपसे ये पूछ रहा है कि बताओ भैया हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कितने सीटें हैं। ये प्रश्न आपसे इतना डेप्थ में पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है इस साल भी आपका किसी न किसी राज्य की लोकसभा विधानसभा, इससे पहले मैंने आपको बता दिया था इसने राजकीय पशु से भी प्रश्न पूछा है, यानी कि जो हमारे देश के 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनसे संबंधित डिटेल में प्रश्न पूछ सकता है। इसका आंसर करेंगे, कौन सा आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां पर लोकसभा की 4 सीटें, राज्यसभा की 3 सीटें और विधानसभा की 68 सीटें हो जाती हैं। लोकसभा की कितनी होंगी जी, 4 सीटें हो जाती हैं। राज्यसभा की कितनी सीट होती है, यहाँ पर 3 हो जाती हैं। और विधानसभा की बात करें तो कितनी हो जाती हैं, 68 सीटें यहाँ की हो जाती हैं। कुल जिलों की संख्या अगर आ जाए तो 4 में 3 की गुणा कर देना, 12 जिले यहाँ पर हो जाते हैं। कितने जी, 12 जिले यहाँ पर हो जाते हैं। इसको हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जी, देवभूमि। देवभूमि के नाम से जानने का तात्पर्य इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 2000 से ज्यादा मंदिर स्थित हो जाते हैं। 2000 से ज्यादा मंदिर हो जाते हैं। यहाँ के सीएम की बात करें तो कौन हो जाएंगे आपके, जयराम ठाकुर हो जाते हैं, जयराम ठाकुर। और गवर्नर की आ जाए पूछ ले तो गवर्नर हो जाएंगे यहाँ के राजेंद्र अर्लेंकर, कुछ इसी टाइप से नाम है, अर्लेंकर। राजेंद्र अर्लेकर यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं, यहाँ के सीएम जयराम ठाकुर हो जाते हैं। और इसी राज्य में एक सबसे बड़ा दर्रा यहाँ का कौन सा हो जाता है, परांगला दर्रा, सबसे बड़ा दर्रा या फिर पास इस अंग्रेजी में बोलते हैं, कौन सा हो जाएगा, परांगला दर्रा, परांगला। यहाँ के और प्रमुख दर्रे हो जाते हैं कौन कौन से जी, परांगला तो हो जाएगा सबसे बड़ा दर्रा, और एक हो जाएगा आपका शिपकिला दर्रा, शिपकिला, बारालाचा दर्रा, बारालाचा दर्रा, यहाँ के कुछ प्रमुख दर्रे हो जाते हैं। क्लियर है सर? आगे चलें, स्क्रीनशॉट ले लेना, छाप लेना, जो भी करना चाहो कर लेना। मैं अगला प्रश्न पर कर देता हूं। ये राजी, किसी परमाणु में n कोष के समायोजन किए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? अच्छा, आज तो केमिस्ट्री की लग गई, जिसका भी ये प्रश्न पत्र था। n कोष में समायोजन किए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? देखिएगा, जब आप इसका किसी भी तत्व का किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं इसी प्रकार से करते होंगे, 2 8 18 32, है ना, इसी प्रकार से चलते हैं ना, 2 8 18 18 32 होगा, इतना होगा। लेकिन 32 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या है, हम फिल नहीं कर पाते। 32 के बाद वापस से क्या है, कम होते चले जाते हैं। 32 से ज्यादा हम क्या है, इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कर सकते। तो n की वैल्यू यानी कि कितने अधिकतम संभव इलेक्ट्रॉनों हो सकते हैं, 32 इसका सही आंसर हो जाएगा। 32वां आंसर सही हो जाता है। ठीक है जी, लीजिएगा अगला प्रश्न आप पढ़ोगे, मैं इतना इसको रफ करता हूं, बहुत बड़ा सा सवाल हो जाता है।
हाँ जी, 1976 के समान पारिश्रमिक अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन की हमको पहचान करनी है। यह है, पहला ऑप्शन पढ़ता हूं मैं, यह कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को रोकने के संबंधी प्रावधान करता है। कार्यस्थल यानी कि वर्क प्लेस पर, जहां पर वर्क हो रहा है, वहां पर महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को रोकने का संबंधी प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है, वहां पर उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, जैसा कि हमारा संविधान में भी लिखित है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, उसी को क्या है फॉलो कर रहा है। यह एक केंद्रीय विधान है, बिल्कुल सही बात है, यह केंद्र के द्वारा विधान लागू किया गया था। राज्य स्तर पर भी इसको लागू करने के लिए प्लान्स बनाए गए थे, लेकिन इसको केंद्र के रूप में ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तीसरा ऑप्शन कहता है यह रोजगार के मामले में पुरुषों और महिलाओं को समान पारिश्रमिक के भुगतान का प्रावधान करता है। ठीक है जी, वही जैसा पहला वाला ऑप्शन था, समान रूप से समान वेतन क्या है दे रहा है, समान भुगतान क्या है देगा। चौथा ऑप्शन कह रहा है यह भारत के कुछ हिस्सों पर लागू होता है। देखिएगा, अगर केंद्रीय विधान है तो सभी राज्यों पर लागू होगा, कुछ हिस्सों पर लागू नहीं होगा। चौथा जो ऑप्शन है ये क्या है, हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। सभी का आंसर आ गया होगा, एक बार देख लीजिएगा, है ना। अगर चौथा ऑप्शन आया है तो आओ आपका सत्य आंसर हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। ओके सर, चलें अगले पृष्ठ पर। वेरी गुड, बहुत सही आंसर था सभी का। भारत ने किस वर्ष में बैंक राष्ट्रीयकरण कार्यक्रम की 50वीं वर्षगांठ मनाई? साल 2019, 2017, 2015 या 2020? एक ऑप्शन काट के इसमें लिख देता हूं 2021, लास्ट वाले ऑप्शन को काट लेना, इसको 2021 कर देना। ठीक है, अब बताएंगे सही आंसर कौन सा है, अब बताएंगे सही आंसर कौन सा होता है। देखिए, राष्ट्रीयकरण कब कब होते हैं? वर्ष 1969 में, वर्ष 1969 पंचवर्षीय योजना चल रही थी, 1, 2, तीसरी चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू ही हुई थी, क्योंकि यहां पर गैप हो गया था 3 साल का, 1966 से लेकर के 1969 तक का। तो वर्ष 1969 में जब पंचवर्षीय योजना शुरू हुई, उसी में राष्ट्रीयकरण किया गया था। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। 14 बड़े बैंकों का जिनका टर्नओवर 50 करोड़ सालाना से अधिक था, उनको राष्ट्र के नाम उनको घोषित कर दिया गया। ऐसे 14 बड़े बैंकों का शुरुआत कब होती है? वर्ष 1969 में। ओके सर, सेकंड आंसर आ रहा है क्या किसी का? एक सेकंड रुकना भी। ठीक है जी, सेकंड कब आता है? वर्ष 1980 में। वर्ष 1980 में पुनः इंदिरा गांधी की सरकार थी, क्योंकि यहां पर मोरारजी देसाई की सरकार गिरी। उसके बाद आपके जो किसान नेता थे, क्या नाम था उनका, चौधरी चरण सिंह जी, उनकी सरकार गिरी। उसके बाद में फिर से इंदिरा गांधी आती हैं और फिर से 6 बड़े ऐसे राष्ट्रीय बैंक जिनका टर्नओवर साल का 200 करोड़ से अधिक था, उनको राष्ट्र के नाम पर ट्रांसफर कर दिया जी ट्रांसफर। यानी कि आपसे पूछ रहा है 50वीं वर्षगांठ, जब 1969 में पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था बैंकों का, तो तब से लेकर के साल 2019 में इनकी 50वीं वर्षगांठ कंप्लीट हुई थी। तो आंसर कौन सा होगा? साल 2019 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको करेक्शन करो चाहे मत करो, कोई फर्क नहीं। कितने हैं जिन्होंने ये आंसर किया? चलो मैं बाद में देखता हूं कितनों का किस क्या आंसर आ रहा है। आज हम कमेंट आपके नहीं देखेंगे, आज सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पर ध्यान देंगे। चलें अगले पृष्ठ पर। बहुत शानदार, ये रहा अगला पृष्ठ। हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक राजस्थान में स्थित हो जाता है? कौन सा स्मारक है जी राजस्थान में? पहला ऑप्शन है उज्जैन महल, सेकंड है बीबी का मकबरा, थर्ड है बड़ा इमामबाड़ा, या चौथा है हवा महल। कौन सा हो जाएगा? अजंत महल। अजंत महल की बात करें तो ये आपका अगरतला में स्थित हो जाता है। उज्जैन महल लिख दें, लो जी लिख देते हैं। ये कहां हो जाएगा? अगरतला में, अगरतला अगरतला। सेकंड ऑप्शन दे रखा है बीबी का मकबरा, औरंगजेब की पत्नी के लिए बनवाया गया था बीबी का मकबरा,
जिसको ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। कहाँ स्थित हो जाएगा जी? औरंगाबाद में स्थित हो जाता है बीबी का मकबरा। औरंगाबाद जो महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद, यहीं पर इस औरंगजेब की भी कब्र हो जाती है। तीसरा कह रहा है जी बड़ा इमामबाड़ा। बड़ा इमामबाड़ा जिसको जाना जाता है भूल भुलैया के नाम से भी, भूल भुलैया। कहां स्थित हो जाएगा भूल भुलैया जी? इलाहाबाद में हो जाता है। सॉरी, इलाहाबाद नहीं, लखनऊ। लखनऊ, लखनऊ में स्थित हो जाएगा भूल भुलैया। बचा कौन सा जी? चौथा ऑप्शन बच रहा है। हवा खानी है तो कहां जाओ जी? जयपुर चले जाओ। हवा महल कहां हो जाएगा आपका? जयपुर। जयपुर कहां है जी? राजस्थान। राजस्थान में ये हो जाता है। सही आंसर आ गया सभी का। ऑप्शन नंबर 4 पर टिक कर दें। लो जी, कर दिया जी। चलें अगले प्रश्न पर। जी बिल्कुल। शाही उपाधि अधिनियम, रॉयल टाइटल एक्ट के माध्यम से महारानी विक्टोरिया ने केसरे हिंद या भारत की साम्राज्ञी की उपाधि धारण की थी। भारत की महारानी या भारत की साम्राज्ञी एक ही बात है। महारानी विक्टोरिया द्वारा उक्त उपाधि धारण किए जाने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लैंसडाउन या लॉर्ड रिपन? लॉर्ड कैनिंग, यही वो व्यक्ति है जो कि भारत का पहला वायसराय बनने का सौभाग्य पाता है। और भारत का अंतिम वायसराय भी कौन होता है? लॉर्ड कैनिंग हो जाता है। लॉर्ड लिटन या लॉर्ड रिपन? लॉर्ड लिटन ने आकर बड़े उल्टे सीधे काम किए थे, जिनकी भरपाई करनी पड़ी थी लॉर्ड रिपन को। लिटन और रिपन ऐसे याद रखना है। पहला कौन आया था? लिटन आया था, उसके बाद रिपन आया था। तो जिस समय वर्ष 1876 में रॉयल टाइटल एक्ट लाया गया था, उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिटन हो जाते हैं। इसी के समय में भारत में, इसके समय में नहीं, रिपन के समय में शुरू की गई थी आपकी वर्ष 1881 में जनगणना प्रारंभ की जाती है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल। ठीक है जी। इसी को भारतीय स्वशासन का जनक भी लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, परंतु आंसर कौन सा हो जाएगा? लॉर्ड लिटन इसका सही आंसर हो जाएगा। उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिटन हो जाता है। तेरी आंखें भूल भुलैया, बातें हैं भूल भुलैया। मनिका बत्रा एक प्रसिद्ध भारतीय तैराक हैं, बास्केटबॉल की खिलाड़ी हैं, टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं या एथलीट हो जाती हैं। बहुत बड़ी भारतीय महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत का काम करती हैं मनिका बत्रा। इनका गेम टेबल टेनिस हो जाता है, सिंगल और डबल खेलती हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन इनका रहता है। तो ये प्रश्न तो ज्यादा समय लेने वाला नहीं है। पहला तीसरा ऑप्शन इसका सही। कौन हो जाती हैं? टेबल टेनिस खेलने वाली प्लेयर हो जाती हैं। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर, 18 दिसंबर, 5 सितंबर। 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है या 12 नवंबर। बाकी की जो 3 अन्य डेट दी गई हैं, 5 सितंबर तो नहीं होता है। बाकी की 3 ऑप्शन में से आप चूज कर सकते हैं और उनमें भी 2 डेटें ऐसे ही खामखा लिखी हुई हैं। एक ही डेट आपकी काम की है और वो डेट आपकी 12 नवंबर हो जाती है। विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर। और विश्व एड्स दिवस अभी हाल ही में 2 दिन पहले मनाया गया है, विश्व एड्स दिवस। कब हो जाता है? 1 दिसंबर। ये प्रश्न छपने वाला प्रश्न, ये छपने वाला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में स्थित हो जाता है? पंपास, प्रेरी, स्टेपीज या डाउन्स? पंपास, प्रेरी, स्टेपी या डाउन्स? देखिएगा नीचे से चले, चलो नीचे से चलते हैं। डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं मकर रेखा पर। सॉरी, कहां पाए जाते हैं? मकर रेखा पर। मकर रेखा कहां से गुजरती है?
नीचे कुछ कॉन्टिनेंट पड़ते हैं, वहां पर ये गुजरती है, जैसे कि आपका ऑस्ट्रेलिया। तो डाउन्स कहां पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, लिख दे। डाउन्स कहां जाएगी? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, नीचे कौन सा दे रखा फिर? स्टेपीज। स्टेपीज स्टेपीज पाई जाती है आपकी कर्क रेखा से ऊपर। कर्क रेखा यानी कि जो हमारे भारत से गुजरती है उसके ऊपर, यानी कि उत्तरी ध्रुव की तरफ। यूरेशिया इसको बोल सकते हैं। स्टेपीज कहां पाई जाती है? यूरेशिया में। यूरेशिया, यूरेशिया कौन सा क्षेत्र है? यूरोप का तो हो जाता है रूस वाला क्षेत्र, और एशिया, सॉरी, एशिया का हो जाएगा ऊपर रूस वाला क्षेत्र, और कुछ हो जाता है इसमें यूरोप का ईस्ट वाला क्षेत्र, तो उसको यूरेशिया बोला जाता है। प्रेरी, उत्तरी अमेरिका में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं जी? प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं उत्तरी अमेरिका। और दक्षिणी अमेरिका में कौन से हो जाते हैं ये? दक्षिणी अमेरिका में आ जाते हैं पंपास। दक्षिण अमेरिका। एक सेकंड रुकेंगे भाई, एक कॉल आ रहा है। हाँ जी सर, आ गया जी, सभी का आंसर आ गया होगा। प्रेरी इसका सेकंड ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेरी घास के मैदान। क्लियर है सर? एनी मोर डाउट? डाउट हो तो बता दें, डाउट अपने मन में ना रखें, कोई भी शंका किसी भी प्रकार की अपने पास ना रखें। देखिएगा, अंग्रेजों के खिलाफ किए गए, किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो पहले ही ले लेना भाई, है ना, या बाद में देख लेना। अंग्रेजों के खिलाफ किए गए आंदोलन और उसके नेता का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कोल विद्रोह है, बुग्गू भगत के द्वारा लीड किया गया था। पागलपंथी विद्रोह तिरूत सिंह के द्वारा किया गया था। पाइका विद्रोह बख्शी जगबंधु के द्वारा किया गया था। या अहोम विद्रोह गांधार कुंवर के द्वारा किया गया था। कौन सा आंसर सही होगा? कौन सा मैच नहीं करता है बताएंगे? पागलपंथी विद्रोह कौन सा होगा? आंसर करो। मैं इतने क्या है, थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, फटाफट से आंसर करता हूं। किसी का भाई आंसर?